नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। एक के बाद एक दहशतगर्दों का खौफ जम्मू कश्मीर की जमीन से मिटाया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। राजौरी में कल शाम एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिए गए। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 सैनिक भी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में हुई। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ प्रहार तेज कर दिया है। अकेले गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में हुए 3 एनकाउंटर्स में 6 आतंकवादी मार गिराए गए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। कुलगाम से ये बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ के दौरान भागे आतंकवादी। जी हां, सेना स्थानीय पुलिस का ये ऑपरेशन चल रहा है। रेडवानी इलाके में ये संयुक्त ऑपरेशन जारी था। अभियान के शुरुआत में ही आतंकवादी भाग निकले, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, सेना के डर से आतंकवादी भाग खड़े हुए। जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार आतंकवादियों को मार गिराने का सिलसिला चल रहा है और आतंकवादी दुम दबाकर भाग रहे हैं। और एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर है। आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने सोपोर में आतंकी ठिकाने को तबाह किया है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। तो आतंक के खात्मे का ये ऑपरेशन लगातार घाटी में चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं। सोपोर की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा बलों ने सोपोर में आतंकी ठिकाने को ढूंढा, वहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। इस बीच जम्मू से बड़ी खबर यह है कि जम्मू के सांबा में 4 संदिग्ध देखे गए। सेना की वर्दी और बैग के साथ ये संदिग्ध दिखे। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकवादी लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग भेष धरकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना सुरक्षा बल के जवान लगातार मुस्तैद। आरिश बुलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, हमारे संवाददाता। आरिश, अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही हैं, आपसे यही जानना चाहेंगे कि तेज रफ्तार से ऑपरेशन चल रहा है, आज की क्या अपडेट? देखिए, आज अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ तकरीबन रात के 2 बजे कुलगाम में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब वहां पे सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और लगातार तब से ऑपरेशन जारी था। और बीच में तकरीबन 5 घंटे तक कोई फायरिंग नहीं हुई दोनों तरफ से। और दोपहर के होते होते ये खबर आ गई कि जो मिलिटेंट हैं वो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसा बहुत कम होता कि जब कहीं पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है तो वहां से जो आतंकी है वो बच निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये बहुत दिनों के बाद हुआ है कि इस तरह की खबर आ रही है कि शायद ऐसा लगता है कि चूंकि 2 बजे रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था तो शायद अंधेरे का फायदा उठा के बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो है उनकी ट्रैकिंग में लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि दूसरी जगह उनको दर्द पहुंचा जाए। फिलहाल जो ऑपरेशन का एरिया है उसको और बढ़ा दिया गया है और आसपास के इलाकों की तलाशी ली जा रही है। जी जी आरिश, एक और खबर आ रही है सांबा से कि 4 संदिग्ध देखे गए। सेना की वर्दी और कुछ और भी सामान उनके पास से बरामद होने की आशंका है। क्या जानकारी इसको लेकर? कौन थे वो लोग? अभी तक क्या मालूमात है? देखिए, जो जम्मू का एरिया है वो ऑफ लेट काफी एक्टिव हो गया है इन्फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि वहां पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो मैदानी इलाका है और वहां से घुसपैठ करना एक तो आसान होता है और दूसरा जिस तरह पिछले दिनों इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे जिस तरह का ड्रोन अटैक हुआ तो उसके बाद लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन और ड्रोन्स जो है वो देखे जा रहे हैं। और सांबा में भी इसी घटना की एक कड़ी में आज जो है वो एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप जो है उसको स्पॉट किया गया है। वहां पे कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह भी स्पॉट कर ली गई है। फिलहाल इलाके की जो है मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है सेना ने। तो अभी कंटैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन जो है आप रहिएगा हमारे साथ आरिश। ये तो बात हुई आतंकवाद के खात्मे की, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन एक और मकसद है सरकार का घाटी में और पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत को फिर से एक बार सामान्य करना। और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव
चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर परिसीमन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है, लगातार बैठकें कर रहा है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक के दौरान बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई है और वैचारिक मतभेद के बावजूद जम्मू के चेनाब घाटी में विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। बीजेपी के सुनील शर्मा ने सुझाव दिया है कि परिसीमन का आधार ताजा मतदाता सूची होनी चाहिए, न कि 2011 की जनगणना। उन्होंने कहा है कि 2011 की जनगणना में हेराफेरी की गई थी। पहले 2 परिवारों को खुश करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की जाती थी। हमारा सुझाव है कि जनसंख्या का एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए। वहीं इस दौरान कांग्रेस भी बैठक में मौजूद रही। पीडीपी ने इसे किनारा किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक तरफ कुछ नेताओं का गुट इसे बहाल करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार यहां पर चुनावी प्रक्रिया को आसान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन के दौरे के आखिरी दिन परिसीमन आयोग ने तमाम प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। दौरे के आखिरी दिन आयोग के साथ मौजूद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि परिसीमन निर्धारण के बाद राज्य में 7 विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। आयोग के ड्राफ्ट को जनता के बीच रखा जाएगा और इस पर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। यहां विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद कुल सीटें 90 हो जाएंगी। ये पूरा काम 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा और प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। For us, Jammu and Kashmir is one unity, and as I told you, that the delimitation will be done on the census of 2011, but also considering the various features like the geographical compactness, the conveniences, public conveniences, accessibility, the communication facilities, and the topography of the various areas. So all these issues will be considered by the Commission, and in this regard, lots of representation have also been received. So we see as a Commission, we see it as a one unity. We do not, bifurcate that how much will go to Valley and how much will go to Jammu and Kashmir. But all the things will be done in a very transparent, and all whatever criteria has been adopted by the Commission. वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता और कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा का क्या कहना है इस मामले में, वो भी सुनिए। उसके हिसाब से जो पिछली सेंसस हुई है उसी के आधार पर डिलिमिटेशन होती है। नंबर 1, हम अगर पिछले आंकड़े में जाएं, एक तो 2011 का सेंसस, उससे पहले 2001 का, उससे पहले 1951 का, तो उस सभी आंकड़ों में जिस प्रकार से एकदम से बढ़ोतरी कैसे हो गई, इसके बारे में ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड था और जानबूझ करके वो ज्यादा पॉपुलेशन दिखाने के लिए इस प्रकार का काम किया गया था। जब हम ये चाहते हैं कि आधार बेस्ड वोट बने, उस आधार पर करें। अगर फर्जी लोग वहां पर जनसंख्या डाली गई है तो आधार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दे दिया जब कमीशन डिलिमिटेशन बिठाया कि आपको 2011 के सेंसस की आबादी की बुनियाद पे डिलिमिटेशन करना है, तो बीजेपी का वो स्लोगन, वो नारा और वो वादे और वो जो बातें थी वो कहां चली गई। इसलिए सवाल यह है कि जब सामने दिखता है सेंसस की रिपोर्ट तो कोई बदल नहीं सकता। और यही बात कल कमीशन ने हमको कही। हमने उनको पूछा कि इंसाफ जरूर होना चाहिए, हम भी चाहते हैं हर खित्ते को अपना हक मिले, जम्मू खित्ते को अपना मिले, कश्मीर को अपना मिले। और उसमें हमने कहा कि ये बहुत मांग रही है, आवाजें उठी हैं, हालांकि डिलिमिटेशन तो रीऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने 2011 का सेंसस है, तो ये बात उन्होंने इशारों से हमको बता दी है। इसलिए बीजेपी को आज हक नहीं और ये बात करने का, क्योंकि बीजेपी ने ही ये मुद्दे उठाए, गरमाए, और आज जो है उन्होंने ही कहा कि 2011 के सेंसस पे करो। और इस बीच आयोग के साथ बैठक में पीडीपी शामिल नहीं हुई। इसको लेकर बीजेपी नेता रविंद्र नैना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह ने क्या कहा है, वो सुनवाते हैं। जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन कमीशन को के सामने हमने सारे तथ्य रखे हैं और हमने डिलिमिटेशन कमीशन से निवेदन किया है कि सभी संविधान के मानक पैमानों
को अपनाते हुए डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में की जाए। 1995 में जो डिलिमिटेशन उस वक्त हुई थी वो बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था, बंदर बांट की गई थी। सभी मानक पैमानों को अपनाते हुए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें वो खोली जाएं। कश्मीरी पंडितों के लिए 3 सीटें रिजर्व की जाएं और गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने परिसीमन को लेकर क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे 1947 से लेके और आज तक जो यहाँ पर जिस तरीके से परिसीमन हुए और किस तरीके से यहाँ के फिगर एंड फैक्ट्स को जो है मैनिपुलेट किया गया, सेंसस रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, हमने तथ्यों के आधार पर और वोटर लिस्ट में किस प्रकार से वोट जो है पर्टिकुलर रीजन के जम्मू के ज़्यादा है और कश्मीर में कम है, और जैसे आधार कार्ड हैं जो बने हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, ये सारे तथ्य रखते हुए हमने उनको बताया कि ये जो डिलिमिटेशन जो हो रहा है ये पॉपुलेशन के आधार पर 2011 के जो सेंसस है उसके साथ साथ टोटल एरिया कितना है दोनों रीजन्स का, यहाँ की जो एक्सेसिबिलिटी कितने हैं, रोड्स वगैरह कितने हैं, सिविल एमिनिटीज कितनी हैं, क्योंकि आम लोगों को अगर हमने न्याय देना है तो ये सारी बातें कंसिडर करते हैं और ये पीपल्स एक्ट में सारा है तो इसके आधार पर आप करें, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वो जो है ये सारी चीजें मैनिपुलेट की गई। और जो ऐसे लोग थे जो सेपरेटिस्ट जो है सोच के लोग थे जो है जम्मू कश्मीर भारत से दूर ले जाना चाहते थे, उनको ताकत मिली पिछले जितना भी यहाँ पर था वो ताकत जो है उनको ना मिले, और जो नेशनलिस्ट लोग हैं जो सचमुच में यहाँ पर जिनको तरक्की और तामीर चाहिए, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, उनको अगर न्याय देना है तो इन सारी बातों को कंसीडर करना चाहिए। तो परिसीमन की प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रुख पहले से बदला है, पीडीपी अपने रुख पर कायम है, मीटिंग स्किप कर रही है और इसी पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। हम फिर से एक बार आरिश बिलाल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आरिश, परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ पार्टियां हैं जो उसमें शामिल हो रही हैं, पीडीपी जैसी पार्टियां शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद भुलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रही है इस मसले पर, तो ये कितना कदम हम आगे बढ़े हैं परिसीमन के मामले में। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कोई फैसला करती है तो उसके पीछे उनका अपना एजेंडा होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बदले हुए रुख के पीछे क्या सियासत है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसका स्टेक जो है वो जम्मू में भी है और जम्मू से भी कई सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जीता आ रहा है पिछले कई इलेक्शंस में, और उसी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये पैंतरा है कि वो जो है अब बीजेपी की बोली बोल रहा है कि वो लोग जो हैं, जो पहाड़ी लोग हैं या ऐसे एरियाज हैं जो नेग्लेक्टेड रहे हैं पिछले कई सालों में, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की एक कवायद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है दोनों पीएजीटी के मेंबर हैं, लेकिन इस मामले में दोनों की राय अलग अलग है, क्योंकि पीडीपी ने बाइकआउट किया है डिलिमिटेशन कमीशन का, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दल जो है वो इनसे मिल चुका है। और इससे पहले जो डिलिमिटेशन की मीटिंगें हुई थी उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बाइकआउट किया था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बदला हुआ रुख है, उन्होंने डिलिमिटेशन के विजिट से पहले ही साफ कर दिया था कि वो मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो किसी भी डायलॉग के लिए तैयार है, और ऐसा उन्होंने किया भी। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही है अपना वोट बैंक, उसको बुलाने की ये कोशिश है। जी, शुक्रिया आपका आरिश इस पूरी जानकारी के लिए। इधर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को जम्मू पहुंची। इस दौरान जम्मू एयरपोर्ट के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को काले झंडे भी दिखाए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती का काफिला आगे की ओर बढ़ा। जानकारी के मुताबिक पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू के गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय जा रही थी। वहां पर महबूबा मुफ्ती पार्टी के जिलाध्यक्षों के अलावा महिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना चाहती थी।
अब आइए एक और महत्वपूर्ण मसले की बात करते हैं। मसला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना अभी पूरी तरह से वापस लौटी भी नहीं है कि वहां तेजी से तालिबान एक बार फिर से कब्जा करने लगा है और अफगानिस्तान के सैनिक अपने हथियार सरेंडर करके अपनी जान बचाने के लिए आसपास के देशों में भाग रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तालिबान अफगानिस्तान में खुद को काफी फैला चुका है और इस आतंकवादी संगठन का विस्तार वहां के लगभग 50% इलाकों में हो गया है। अफगानिस्तान में कुल 398 जिले हैं, जिनमें से 193 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। 130 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच संघर्ष चल रहा है और केवल 75 जिलों पर वहां की सरकार का नियंत्रण रह गया है। बढ़ती हिंसा की चिंताजनक स्थिति के बावजूद भारत ने काबुल में भारतीय उच्चायोग, कंधार एवं मज़ार शरीफ में वाणिज्य दूतावास अभी भी खुला रखा है। अलबत्ता अपने नागरिकों और वहां काम करने वाले अपने कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उसने ये कहा है कि वो उभरती सुरक्षा स्थिति, खासतौर पर कंधार और मज़ार के आसपास के शहरों की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। And many fear the violence. In terms of specific regions, of course, the situation in Afghanistan occupied a lot of our attention because it has a direct implication for regional security. We believe that the immediate need of the day is really a reduction in violence, and if we have to see peace within Afghanistan and around Afghanistan, that's important for India and Russia. और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके परिहार साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका जेके परिहार साहब इंडिया न्यूज पर। ये समझने की बहुत जरूरत है कि आखिर अफगानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, फिर से एक बार एक बड़े इलाके पर तालिबान के कब्जे की खबर है और ये कब्जा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये चिंता का सबब है न सिर्फ अफगानिस्तान की आम आवाम के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। वहां तक भी पहुंच पिछले बार भी बढ़ी थी 90 के दशक में, इस बार भी ऐसा लग रहा है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट किया, तालिबान का शुरू से विरोध किया, लेकिन बदलती परिस्थितियों में ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमारी नजर बनी हुई है, अभी दूतावास बंद नहीं हुए हैं, ये क्लैरिटी विदेश मंत्रालय ने दी। लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो विदेश यात्रा पर हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर वो रूस की यात्रा पर हैं, रूस के पहले कतर गए थे, बीच में ईरान गए थे, ये जो तीनों देश हैं, कतर, ईरान, ये तमाम देश जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं अफगानिस्तान के भविष्य को तय करने में। ईरान भी, कतर भी और रूस भी। तो ऐसे में जो दौरा है फिलहाल एस जयशंकर का, उसे आप किस लिहाज से देखते हैं और भारत जिस तरफ कदम बढ़ा रहा है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जयशंकर साहब इनका जो दौरा हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और जैसा आपने बताया, कतर, ईरान, रूस और इसमें एक चौथा प्लेयर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो टर्की है। ये चार देश जो है बहुत फ्रंट रनर है इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें चाइना और पाकिस्तान। तो कुल मिला के जो ग्रुप बन रहा है इसमें भारत के खिलाफ जो देश है वो ज्यादा इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं और तालिबान से हमारे संबंध खराब है। इसमें हमारे विदेश मंत्री का कतर और ईरान में जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई इसमें बड़ा स्टेप लेने का कुछ सोच रहे हैं ताकि जो पीस प्रोसेस है, मेरे ख्याल से भारत को इसमें एक्टिव पार्टनर होना चाहिए था, क्योंकि जो इस इलाके में हम सबसे बड़ी सुपर पावर है। अफगानिस्तान में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो भारत के लिए और रूस के लिए, दोनों के लिए एक तरह से खतरे की बात होती है। दूसरा, हमारा जो आर्थिक रूप से और जो दूसरी हमने सहायता अफगानिस्तान में सिविल एड्स दी हुई है, उन सबके प्रोटेक्शन के लिए भी वहां पर भारत का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय विदेश मंत्री की जो यात्रा कतार में हुई है ईरान, ये एक बड़ा आगे स्वागत योग्य कदम है और आगे भविष्य में भारत अच्छी भूमिका निभाए। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से अब अफगानिस्तान के हालात को कैसे देखते हैं? छोटा सा जवाब सर। आज की तारीख में अफगानिस्तान के हालात भारत के बिल्कुल खिलाफ हैं। तालिबान जो है वो एक्टिव आगे बढ़ रहा है। नॉर्थन अफगानिस्तान में उनका पूरा कब्जा हो गया, 1/3 से ज्यादा है। और जो अमेरिकन सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके एनालिसिस ये बड़े खतरनाक ऑब्जर्वेशंस आए कि 6 महीने के अंदर अमेरिका ट्रूप्स के जाने के बाद अफगानिस्तान की वर्तमान गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है और तालिबान पूरी तरह से वहां काबिज हो जाएंगे।
अब तालिबान के साथ में जो दूसरे जो ग्रुप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कहीं अफगानिस्तान गृह युद्ध में दोबारा ना चला जाए। अगर अफगानिस्तान गृह युद्ध में दोबारा जाता है तो चीन जो है वो इसमें उसकी विस्तारवादी नीतियों को अगर हम सोचें तो वो अफगानिस्तान में काफी एक्टिव करके उसको भी POK और पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो भी काफी चिंतित है कि पहले जैसे हालात फिर से एक बार तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वहां के हुक्मरान अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और वो न पाकिस्तान के लिए सही है, न वहां की आवाम के लिए और न हिंदुस्तान के लिए। आगे देखना होगा कि अफगानिस्तान के हालात किस दिशा में बढ़ते हैं और उसका क्या असर इन दोनों मुल्कों पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका परिहार साहब हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, बने रहिए।